हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। और दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे थे एक ऐसी मांगा एक्सप्लेन करो जिसमें एमसी बहुत बैड ऐश हो और बहुत पावरफुल हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम ऐसी ही मांगा लेके आया हूँ, लेकिन बस बात ये है इसके सिर्फ 5 चैप्टर हैं, लेकिन इन 5 चैप्टरों को देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आवाज हमें बताती है जीव जाओ कंटेंट में, मतलब कि दोस्तों आइलैंड में ह्यूमन, डीमन और भी दूसरी तरह के नर्स वाली चीजें अस्तित्व में हैं। और फिर हमको एक आइलैंड दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा था, और तभी हमको बताया जाता है ह्यूमन रेस का नेतृत्व जैकिन इमॉर्टल डायनेस्टी द्वारा किया जाता है, जहाँ पर मॉर्टल्स और कल्टीवेटर एक साथ रहते हैं। हालांकि कल्टीवेशन के लिए 10,000 सालों से टैलेंट्स की यहाँ पर जरूरत है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके वहाँ की वादियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कहता है यूमिंग माउंटेन पे बर्फ बहुत ज्यादा सफेद है और ये बहुत सालों से सफेद है। अब पता नहीं, शायद दोस्तों इस बुढ़ाओ का दिमाग का स्क्रू ढीला है या एक बात को दोहराने में मजा आ रहा होगा। लेकिन तभी वहाँ पे वो बुढ़ाओ मेरी बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और वहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। और वो डार्क एनर्जी रिलीज होते हुए तभी वो एनर्जी डार्क फायर का शेप लेते हुए एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो बुढ़ाओ वहाँ पर अपने ड्रैगन को अपेयर कर रहे थे, तभी उनके पीछे खूब ढेर सारी ह्यूमंस खोपड़ियां पड़ी हुई थी। और तभी वहाँ पर बुढ़ाओ में आगे बताते हैं हेवनली स्टेज की एक ही सोच के साथ आप स्प्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि दोस्तों बसंत। और बहुत ढेर सारे कल्टीवेटर हेवनली स्टेज की दहलीज पर कदम रखे बिना ही अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। इस कल्टीवेशन स्टेज के लिए मैंने बहुत कुछ त्याग किया है, यहाँ तक कि मेरे अंदर की खुद की इंसानियत को भी। तो इसी जगह से आप समझ गए होंगे ये बुढ़ाओ कितना बड़ा कमीना इंसान है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी जो फायर जल रही थी उसके अंदर बहुत ढेर सारे ह्यूमंस वहाँ पे बुरी तरह चिल्लाते हुए कहते हैं इमॉर्टल मास्टर प्लीज हमको यहाँ से जाने दो, हाँ हम तुमसे रहम मांगते हैं, यहाँ से जाने दो। अरे बुड्ढे, तेरे को श्राप लगेगा, तू कभी जिंदगी में अच्छी मौत हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन वो जो बुढ़ाओ था अपनी फायर में इन लोगों को बुरी तरह जला रहा था। फिर वहाँ पे बुढ़ाओ आगे बताता है लेकिन एक बार जब मैं इसमें कदम रखूंगा तो मेरा मुकाबला करने के लिए कोई भी नहीं होगा, और मैंने जो कुछ भी किया है उसे कौन याद रखेगा। और इस बात को बोलते हुए जितनी भी वहाँ पे इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी वो वहाँ पे अपनी एनर्जी पावर से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का खूब स्पीड में भाग के आते हुए कहता है मास्टर मास्टर मेरी बात सुनिए, किसी ने सेक्ट में घुसकर सभी डिसाइपल्स को मार डाला है। वो इंसान हमारे सेट को पूरी तरह से तबाह करने का इरादा रखता है। उस लड़के की बात सुन के बुढ़ाओ कहते हैं अरे हमारे 6 एल्डर तो पहले ही वहाँ पर एंटर कर चुके हैं जो अर्थ स्टेज में है, लेकिन वे उसे रोक नहीं सके। वो लड़का वहाँ पे अफसोस करते हुए कहता है इस खबर को आप तक पहुँचाने के लिए 6 एल्डर ने अपनी जान का बलिदान दे दिया है। उस डिसाइपल की बात सुन के वो जो बुढ़ाओ था वहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन होगा जो इतना पावरफुल है। और फिर वहाँ पर अपने वही फायर ड्रैगन को उंगली से इशारा करते हैं, और उसके ऐसा करने के साथ में वो फायर ड्रैगन अपने सर को नीचे झुकाते हुए उस बुढ़ाओ को अपने सर पे बैठाता है। ड्रैगन के ऊपर बैठने के बाद वो बुढ़ाओ बहुत ज्यादा गुस्से में उस तरफ आगे की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पे जाते हुए कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं देख लूंगा वो कौन है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर अपने पवेलियन के बाहर पहुँचते हैं तो कुछ सामने देखने के बाद एकदम शॉक्ड हो गए थे। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है उनके जो 6 एल्डर थे उनकी तो बुरी तरह से एल लग चुके थे। उन बेचारों को इतने बुरी तरीके से मारा गया था कि वहाँ के खम्बों के ऊपर एक एक तलवार के साथ में उन सभी को धांस दिया गया था, और एक को वहाँ पे फांसी लगा के मार दिया गया था। और साथ ही जो दूसरा उनका पास एक ड्रैगन होता है उसको भी वहाँ पर भाले और तलवार भोग भोग के मारा गया था। और जो बाहर उनके डिसाइपल होते हैं उन सबको भी वहाँ पर उसी तरह से तलवार घुसेड़ घुसेड़ के मारा गया था। अब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जल्लाद किस्म का इंसान होगा जिसने ऐसे इन लोग को मारा है। जब बुढ़ाऊ और फायर ड्रैगन वहाँ का हाल देखते हैं तो बेचारे कुछ कह ही नहीं पाते। लेकिन तभी वहाँ पर जो एल्डर सीट होती है उस जगह पर एक इंसान तलवार लेके बैठा हुआ था जिसने कि यहाँ पर बुरी तरह कत्ले आम मचाया था। और फिर हमको पता चलता है ये एक यंग मैन होता है, मतलब जवान इंसान। और मैं आपको बता दूं यही अपनी सीरीज का मेन हीरो है जो कि सच में बहुत ज्यादा बैड ऐश है। मारने से पहले एक बार सोचता भी नहीं है, मारता पहले है फिर बोलता है मैं मार दूंगा। वो वहाँ पे तलवार साफ करते हुए उस बुढ़ाऊ की तरफ देखता है, और वो बुढ़ाऊ भी उस लड़के की तरफ देखते हुए हैरान होके कहता है अरे तुम तो सिर्फ एक मॉर्टल हो, मेरा ह्यूमिंग सेक्ट 100 सालों के बाद सच में एक मॉर्टल द्वारा इतनी बुरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन वो जो लड़का था उसको वहाँ पे उसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता,
और फिर वो वहाँ पर उस बड़ों की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, यूमिंग सेट के एल्डरों ने अपनी यंग एनर्जी पाने के लिए जवान लड़कियों को लूटा, जबकि तुम्हारे डिसाइपल्स ने इविल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए 289 गाँव वालों को मार डाला। उस लड़के की बात सुनते हुए बड़ाऊ वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, कुछ गाँव वालों की लड़कियों की खातिर जो कि सिर्फ मॉर्टल थे, तुमने आकर मेरे पूरे सेट को खत्म कर दिया। क्या तुम जानते हो कि डीमंस के विरुद्ध लड़ाई करने में एक कल्टीवेशन सेट कितने ज्यादा लोगों को बचा सकता है। अपना हीरो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, जब भी कोई घिनौना इंसान कानून तोड़ता है तो उसे नॉर्मल इंसान के समान ही सजा का सामना करना पड़ता है। ये बात कल्टीवेटरों पर भी लागू होती है, लेकिन पूरे युवान सेट पर जो परेशानी आई है वो सिर्फ तुम्हारे कारण थी, क्योंकि तुमने हेवनली स्टेज में आगे बढ़ने के लिए अपने हजारों नागरिकों को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करके मार डाला। हर एक इनर सेट में ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे अपराधी भरे हुए थे, इसीलिए उन्हें इसी तरह से फांसी ही दी जानी चाहिए। बुढ़ाऊ वहाँ पे अपने हीरो की बात सुनने के बाद उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं, तुम सच में बहुत घमंडी हो। हेवनली स्टेज का कल्टीवेटर बनने के लिए हजारों लोगों का बलिदान देना हर किसी के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। बस एक तुम्हारे ऐसा मॉडल ही ऐसा होगा जो इस तरह से सोच सकता है, और तुम्हारे ऐसा गंदी नाली का कीड़ा मेरे सामने ऐसी बात नहीं कर सकता। तुमने आज यहाँ पर जो कुछ भी किया है तुम्हें अपनी जिंदगी देकर सब चुकाना होगा। और इस बात को कहते हुए उनके पास जो फायर ड्रैगन होता है दोस्तों, वो वहाँ पे उसके मुंह से एक बहुत भयानक अटैक उस लड़के के ऊपर करवा देते हैं। लेकिन वो लड़का वहाँ पे उस अटैक को आते हुए देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, और अगले ही पल जैसे वो अटैक उस लड़के के पास आता है, वो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके अटैक को 20 से 2 हिस्सों में बांट देता है। इस चीज को होते हुए देखकर वो जो बुढ़ऊ थे वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और दूसरे साइड में वो वहाँ पे उसके अटैक को नलिफाई करने के बाद तुरंत जंप लगाता है, और वो उस फायर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, और उस ड्रैगन के पास पहुंच के फिर से अपनी स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए। और अगले ही पल वहाँ पे वो उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत खतरनाक स्लैश लगाते हुए वहाँ से उसके पास से आगे की तरफ निकल जाता है, और वहाँ पे उस ड्रैगन का सर 20 से 2 हिस्सों में बढ़ गया था। वो बड़ा वहाँ पे उस लड़के के द्वारा ऐसे किए गए अटैक को देख के हैरान होते हुए कहता है, अरे आखिर ये कैसे हो सकता है। और दूसरे साइड में वो लड़का जो अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़े हुए था, उसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी और फ्लेम बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी। मतलब कि दोस्तों ये स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। और तभी वहाँ पे वो बुढ़ऊ उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहते हैं, ये तो इसके हाथ में है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतना अनमोल स्पिरिचुअल ट्रेजर इस बेकार से मोर्टल के हाथ में कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के ट्रेजर के साथ भी यूमिंग सेट की हेवनली बर्निंग स्वॉर्ड को हरा नहीं सकती। इस बात को कहते हुए बुढ़ऊ वहाँ पर अपने पास में भी एक बहुत अच्छी पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, और फिर दूसरे साइड अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बर्निंग हेवन। और उनके ऐसा करने के साथ में उस स्वॉर्ड के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, और अगले ही पल वो तुरंत आगे बढ़ते हुए अपने हीरो के ऊपर एक भयानक स्लैश ला देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो जो लड़का था अपने स्वॉर्ड को आगे लाते हुए उस बढ़ऊ के स्वॉर्ड को वहाँ पे डिफीट कर लेता है, रोक लेता है उसके अटैक को। और देखने में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि उसको बढ़ऊ के इस खास ट्रेजर से कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। बढ़ऊ जब इस चीज को होते हुए देखते हैं तो वहाँ पे फिर से हैरान हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे। और तभी थोड़ी ही देर में जो बढ़ऊ की स्वॉर्ड होती है उस लड़के की स्वॉर्ड के आगे बहुत कमजोर पड़ गई थी, जिस कारण से कि वो वहाँ पे पत्थरों के तरीके चितर बितर हो जाती है। इस चीज को होते हुए देखकर बढ़ऊ हैरान होके कहते हैं, कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है। मेरा बर्निंग हेवन स्वॉर्ड टॉप ग्रेड का ट्रेजर है, तो फिर ये लौंडा उसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। बढ़ऊ जब इस सब चीजों के बारे में सोच रहे थे तभी अचानक से इस मौके को देखते हुए जो वो लड़का था वहाँ पे बढ़ऊ के ऊपर एक स्लैश चला देता है, जिसको बड़ी मुश्किल से वो जंप लगाते हुए वहाँ पे बच जाते हैं। और अब धीरे धीरे करके बढ़ऊ की जितनी भी अकड़ थी हेवनली स्टेज पे पहुँचने की, वो सारी की सारी इनके पिछवाड़े में घुसती जा रही है। और वहाँ पे वो पीछे हटते हुए कहते हैं, भले ही तुम्हारे पास इतनी पावरफुल स्वॉर्ड हो, लेकिन यहाँ पर यूमिंग सेट के बारे में बात हो रही है। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर एक अपनी टेक्निक को यूज करते हुए कहते हैं, माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट। और बुढ़ो ने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से वहाँ पे जो उनका सेट था उसके चारों तरफ एक बहुत पावरफुल 4 लेयर का एक प्रोटेक्शन एराई फॉर्मेशन बन जाता है। उस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद बुढ़ो वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहते हैं, हे लौंडे, तेरी माँ का पकौड़ा, तू मेरे को इस फॉर्मेशन के अंदर छू भी नहीं सकता है।
अगर तेरे अंदर दम है तो मुझे छू के दिखा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो वो लड़का था वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी अगले पल वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए एक सामने की तरफ स्लैश लगा देता है, अटैक कर देता है। और उसने जैसे ही इस चीज को किया होता है तभी दोस्तों जो वहाँ पे 4-3 लेयर का एराई फॉर्मेशन बना था, उस एराई फॉर्मेशन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ जाता है जो कि सीधे होते हुए वो जो बढ़ऊ वहाँ पे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था उसकी गर्दन के ऊपर लग जाता है, जिस कारण से कि उसके वहाँ पे खून निकलता है। और वो बढ़ऊ वहाँ पे हैरान हो गया था कि मेरे एराई फॉर्मेशन के होते हुए इसका अटैक मुझ तक कैसे आ गया। और उस अटैक के इफेक्ट के कारण बढ़ऊ वहाँ पे जमीन पे गिर गए थे और अपना हीरो वहाँ पे बड़ी रंगबाजी में तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। बढ़ऊ वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, अरे आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी जो उनके सफेद नीचे बाल थे उनकी गर्मी अभी तक कम नहीं हुई थी, जिस कारण से कि वो अपनी आखिरी कोशिश करते हुए एक अटैक अपने हीरो के ऊपर फिर से करते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुम तो एक मॉर्टल इंसान हो, तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जैसे वो लड़का वहाँ पर बढ़ऊ की इस चाल को देखता है तो वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसके सारे अटैक को वहाँ पे खत्म कर देता है और फिर बढ़ऊ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तलवार से तलवार तोड़ो, तलवार से फॉर्मेशन तोड़ो, केवल एक मॉर्टल वेल्डर ही इसका इस्तेमाल कर सकता है, ना ही कोई कल्टीवेटर और ना ही कोई डीमन इसे छू सकता है। और फिर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उस बढ़ऊ की गर्दन के ऊपर स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है, तो अब मुझे बताओ, क्या तुम मेरी इस स्वॉर्ड को नहीं पहचानते और क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। वो बढ़ऊ वहाँ पे उसकी ऐसी बात सुन के घबराते हुए कहता है, डुआन वू। और दोस्तों ये डुआन वू इस स्वॉर्ड का नाम होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है इस वर्ल्ड में। क्या तुम एक स्वॉर्ड चलाने वाले इंसान हो। उस बढ़ऊ की बात सुनने के बाद वो लड़का वहाँ पे उसके ऊपर आखिरी स्लैश चलाते हुए कहता है, यूमिंग सेक्ट ने हजारों लोगों को नुकसान पहुँचाते हुए इस जगह पर बहुत परेशानियाँ ला दी है। मैं एक स्वॉर्ड वेल्डर होने के नाते मैं डॉकिंग एम्परर के ऑर्डर को पालन करते हुए उसकी ऐसी बात सुनते हुए वो बढ़ऊ वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, क्या तुम मुझे सचमुच यहाँ पर मारने जा रहे हो। मैं तो एक हेवनली स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, यहाँ तक कि मैजेस्टी भी मुझे सम्मान देते हैं। और जैसे ही दोस्तों वो आगे बोलने वाला होता है अपना बैड ऐश हीरो वहाँ पे उसकी गर्दन को स्वॉर्ड से बिल्कुल धड़ से अलग कर देता है और इस तरह से होते हुए वो वहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाता है, आखिरी बार मरते हुए भी। और उसके अटैक के कारण जो उसकी गर्दन थी हवा में उड़ते हुए दूसरी तरफ जा रही थी। तभी अपना हीरो कहता है, मुझे इन सब चीजों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कोई भी हो। और वो बुढ़ाऊ की गर्दन जमीन पे गिरते हुए कहती है, तुम सच में बहुत निर्दयी हो। अपना हीरो वहाँ पे बुढ़ाऊ को उड़ाने के बाद अपनी स्वॉर्ड को अंदर डालते हुए कहता है, ये सब बस न्याय के लिए है, जो भी गलत करेगा वो पेला जाएगा। और इस बात को कहते हुए वो पूरे के पूरे सेट को दोस्तों तबाह करने के साथ में वहाँ से जाने लगता है। आई होप कि इतना ना बैड है आप लोग के लिए बहुत होगा। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने यहाँ तक देखने के बाद भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ प्लीज सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक वैली दिखाई जाती है जो कि पहाड़ों से पूरी तरह से कवर थी और वहाँ पर लोग खेती बाड़ी करा करते हैं, जहाँ पर एक लड़का एक भैंसिया के ऊपर बैठ के खूब मजे से बांसुरी बजा रहा था। अब वो लड़की वहाँ पे उसके आसपास वहाँ पे डोल रही थी और इस सीन को आप पहचान ही गए होंगे। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की कुछ खाते हुए कहती है, ब्रदर सू, जब भी आपके घर में कुछ मस्त स्वादिष्ट बनता है तो आप मेरे लिए ले आते हैं हमेशा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो छोटा लड़का उसकी बात सुन के कहता है, नहीं नहीं रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि तुम बहुत मोटी हो और बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाती हो, और तो और तुम्हारा नेचर बहुत जिद्दी है, इसीलिए अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम मुझे रोज बहुत बुरी तरीके पेलोगी। उसकी ऐसी बात सुन के वो जो छोटी लड़की थी वहाँ पे बुरी तरह गुस्सा रही थी। और अगले ही पल दोस्तों दिखाया जाता है उस छोटी लड़की ने उस लौंडे को पूरी तरह से पेल पाल के ऊपर पकौड़ा निकाल दिया था, जिस कारण से कि वो रोते हुए कहता है, तुमने मुझसे खाने के लिए कुछ लाने के लिए कहा और अब तुम मुझे खुद ही मार रही हो। वो लड़की वहाँ पर उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करोगे तो ऐसे ही मैं तुम्हें पेलूंगी रोज रोज। अब मुझे बताओ, क्या तुम उछल कर मुझे मार सकते हो। और उस लड़की की बात सुन के उस लड़के के वहाँ पे पसीने आ रहे थे। और कमेंट में मुझे बताओ किसके पास बचपन में इस तरह की भयानक गर्लफ्रेंड थी। उस लड़की की छोटी सिस्टर वहाँ पे अपनी मम्मी पापा चिल्ला के कहती
है। मम्मी, बड़े भैया को वो लौंडिया फिर से पूरी तरह पेल रही है। अपनी छोटी बेटी की बात सुन के वो लोग वहाँ पे पूरी तरह हंसने लगे थे, उसकी मौल लेने लगे थे अपने बेटे की। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का सीन दोस्तों पूरा बदल जाता है और वहाँ की जमीन बुरी तरह से हिलने लगी थी, जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो। इस चीज को फील करते हुए जितने भी लोग थे वहाँ पे, किसान, खेती बाड़ी करने वाले, सब लोग डर जाते हैं और कुछ ही देर में उनके खेतों के नीचे दरार पड़ने लगती है, जमीन टूटने लगती है और वो दरार धीरे धीरे बड़ी होते हुए इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, वहाँ पे पूरी की पूरी जमीन में बहुत बड़े बड़े दरार आ जाते हैं और वो जमीन टूट टूट कर नीचे गिरने लगती है। और वहाँ पर जो किसान थे और जो जानवर थे वो भी वहाँ पर उस दरार के अंदर गिरने लगे थे। और इस चीज को देखते हुए कुछ लोग वहाँ पे बहुत जरा डरते हुए भाग रहे थे, बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। लेकिन उन सब का ये सब करना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि जिस स्पीड से वहाँ पे दरार पड़ रही थी जमीन के अंदर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जिसके अंदर वहाँ पे किसान नीचे की तरफ गिरने लगे थे। और भूकंप इतना ज्यादा तेजी से था कि वहाँ पे पत्थर उड़ते हुए जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, उनके सरों के ऊपर लग रहा था आके। और तभी वहाँ पर वो छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि रोते हुए कहती है, मम्मा, मम्मा भाई कहाँ है? और जब वहाँ पे उसका बड़ा भाई इतनी भयानक सीन को होते हुए देखता है और अपनी बहन को रोते हुए देखता है, तो तुरंत भाग कर आगे की तरफ बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, बहन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे लेट जाओ और शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर जब वो भाग के आ रहा था, एक बड़ा सा पत्थर उछलता हुआ सीधे उसी की तरफ आके गिरने लगता है और वो उतने बड़े पत्थर को आते हुए देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि हिल भी नहीं पाता। लेकिन तभी अचानक से जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसको उसने खाना खिलाया था, वो उसको बचाने के लिए आगे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, हे जरा देख के। और वहाँ पर उस लड़के को धक्का देते हुए उसको बचा लेती है उस पत्थर से। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो बड़ा पत्थर जो था, जो उस लड़के के ऊपर गिरने वाला था, वो पत्थर उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और वो लड़का वहाँ पे बहुत ज्यादा अफसोस करते हुए कहता है, ज़ाओया, ज़ाओया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो भी अंदर ही अंदर जानता है कि क्या हो सकता है। और तभी अचानक से वो जो दरार होती बढ़ते बढ़ते उस लड़के के पास में भी आ जाती है और वो लड़का एक जमीन के दरार के टुकड़े में फंस जाता है और अगले ही पल वो जमीन का टुकड़ा सीधे जमीन के अंदर चला जाता है और वो लड़का भी नीचे की तरफ गिरने लगता है और नीचे की तरफ वहाँ पर पानी था और वो लड़का सीधे पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और जब ऊपर की तरफ जाता है तो सामने के नजारे को देखने के बाद में भयानक तबाही जो हुई थी वहाँ पे देखते हुए एकदम घबरा जाता है, स्टन हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने उसी के गांव वाले बुरी तरह से मरे पड़े थे, घायल पड़े हुए थे, कुछ पत्थर के नीचे दबे हुए थे। और वो लड़का आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पापा, मम्मी, बहन, तुम लोग कहाँ हो? जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी वहाँ पर वो किसी चीज को महसूस करते हुए एकदम से शॉक्ड हो जाता है और एक पत्थर के पीछे जाके छुप गया था। और हमको पता चलता है एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आते हुए कहता है, इसका असर अभी भी गाँव वालों पर है। उसके पीछे से एक जवान लड़का बाहर निकलते हुए कहता है, ये तो बस एक मॉडल कीड़ों का झुंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वे लोग मर भी गए तो इस चीज से हमें क्या फर्क पड़ जाएगा? आखिरकार यहाँ का कानून कल्टीवेटर्स को कैसे पकड़ सकता है? जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तभी कोई चिल्ला के कहता है, बचाओ, हमारी मदद करो, प्लीज हमें बचा लो, देखो मेरे पास बच्ची है, मेरी बच्ची को बचा लो तुम। वो आदमी उस लेडी की बात सुनने के बाद बड़े एटीट्यूड में कहता है, हालांकि हमारे कल्टीवेशन के साथ कोई भी हमें पकड़ नहीं सकता है। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे अपने हाथ में एक स्किल को रेडी करता है और वहाँ पे उस लेडी की तरफ एक लेजर बीम से अटैक करते हुए कहता है, अगर ये बात फैल गई तो हम लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर मरना बहुत जरूरी है। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे उस लेडी को अपनी लेजर बीम के अटैक से वहाँ पे मार देता है और वहाँ पे मारने के बाद खूब जोर जोर से हंस रहा था, बिल्कुल क्रेजी इंसान के तरीके, जो पूरी तरह से पागल हो गया हो। इस चीज को करते हुए देखकर वो जो लड़का था वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर उस कल्टीवेटर के मुंह पे एक पत्थर फेंक के मार देता है। लेकिन वो कल्टीवेटर था, उसकी स्पीड अच्छी थी और रिफ्लेक्शन भी, तो वहाँ पे वो उस पत्थर से अपने आप को बचा लेता है। और वो लड़का वहाँ पे पत्थर मारने के बाद गुस्से में चिल्ला के कहता है, तो आखिरकार ये भूकंप और यहाँ पर जो कुछ भी तबाही हुई वो सब कुछ तुम्हारे कारण है, तुम लोगों ने मेरे सभी गाँव वालों को मार डाला और तो और अभी तुमने मेरी माँ को भी जान से मार दिया। और इस बात को बोलते हुए
वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहा था। वो आदमी जब उसकी ऐसी बात सुनता है तो वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तुम नाली के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की। लेकिन दूसरे साइड वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम एक इमॉर्टल हो, तुम एक शैतान हो जो इंसानों को इस तरह से बेरहमी से मारते हैं जैसे कि वे कुछ भी नहीं है। तुम एक इमॉर्टल होने लायक नहीं हो। भले ही मैं एक बच्चा हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस चीज के बारे में पता है। मैं न केवल तुम्हें उकसाने की हिम्मत करता हूँ बल्कि पूरे गाँव के लिए न्याय भी मांगूंगा। और इस चीज को कहते हुए वो उस लड़के के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से जो वहाँ पे बढ़ऊ आए थे उनके पीठ पे एक तलवार लटकी थी जो अचानक से वहाँ पे अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है। तभी वो आदमी वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तुम ऐसा करने के बाद बस हंसी के लायक बन जाओगे, तुम मेरा एक बाल ना उखाड़ पाओगे। और इसका पूरी बात का मतलब समझ ही गया होगा यार, खोल के नहीं बोलूंगा ना पूरा। लेकिन दूसरी तरफ वो जो बढ़ऊ थे तलवार में एनर्जी रिलीज होते हुए देख कर उससे कहते हैं, रुक जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जुआन वू ने अपना मास्टर ढूंढ लिया है। दूसरे साइड में जब वो बढ़ऊ वहाँ पे उस लड़के की तरफ देखते हैं तो उसके चारों तरफ भी डार्क कलर की मिस्ट घूम रही थी, जिसको देखते हुए कहते हैं, ये तो बहुत दिलचस्प हो गया है। और फिर वहाँ पे वो बढ़ऊ उस लड़के के पास आते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरे से बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम उसके लिए बहुत कमजोर हो। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे स्वॉर्ड निकाल के उस लड़के के जस्ट सामने धर देते हैं, जिसके अंदर से वही डार्क मिस्ट निकल रही थी। और फिर वो आगे कहते हैं, ये तलवार मुझे मारने का तुम्हारा सिर्फ एक मौका है। बढ़ऊ की बात सुन के उस लड़के को समझ में नहीं आता कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। और दूसरे साइड में उस आदमी को दिखाते हैं जो कि बढ़ऊ से कहता है, एल्डर जुआन वू, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एल्डर वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, चिंता करने की बात नहीं है, जुआन वू ने अपने मास्टर को ढूंढ लिया है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसी तरह से भाग्य बदल गया है। और दूसरे साइड में वो जो लड़का था उस तलवार के बगल में आके खड़ा हो गया था, उसको फील कर रहा था। और तभी वहाँ पे वो बढ़ऊ जाते हुए कहते हैं, हे लौंडे, मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे मार सकते हो, तो अपने इस बदला लेने की ताकत को कम मत होने देना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सारे मॉडल्स का भाग्य है और कभी भी हार मत मानना। और इस बात को कहते हुए वो अचानक से वहाँ पर डिसअपीयर हो जाते हैं और वो लड़का और उसकी तलवार वहाँ पे अकेले रह गए थे। उस बढ़ाव की बात को समझते हुए वो जो लड़का था उस स्वॉर्ड के पास आगे अपना हाथ बढ़ाता है तो वो स्वॉर्ड एकदम से वाइब्रेट होने लगती है और तुरंत वो वहाँ पे उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए मन में कहता है, एल्डर, एक दिन मैं तुमको जान से मार दूंगा, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ सीन हमारा प्रेजेंट में आ जाता है। और दोस्तों, ये हमारे हीरो की बचपन की स्टोरी थी, उसके साथ में कैसे क्या क्या हुआ। और प्रेजेंट में अपना हीरो तलवार को साफ करते हुए मन में कहता है, किसी दिन मैं तुम्हारी बॉडी को हजारों टुकड़ों में तोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले। और जैसे वो इस बारे में बोलता है, सामने की तरफ एक बॉक्स में डार्क कलर की मिस्ट निकल रही थी और हमको पता चलता है जिस तरह से अपने हीरो के पास में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, वैसे उसके पास एक दूसरी स्वॉर्ड भी होती है। वो स्वॉर्ड वहाँ पे उड़ते हुए अपने हीरो की तरफ आने लगती है, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यूमिंग सेट से निपटने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक न्यू मास्टर ढूंढ लूंगा। क्या तुम अपना अगला मास्टर ढूंढने के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी में हो? वो स्वॉर्ड वहाँ पे उस लड़के की बात सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाती है और बिल्कुल उसकी नुन्नी के एकदम क्लोज आके जमीन में धस जाती है। बोले तो अभी वो नपुंसक होते होते बच गया। और जब वो लड़का देखता है तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाय दैया रे, मेरा औजार बस जरा सा बच गया। और फिर गुस्साते हुए कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी में हो? उसकी ऐसी बात सुनने के बाद अब वो और ज्यादा गुस्सा आ जाती है तलवार और वही जमीन में उसके औजार को टुकड़े टुकड़े करने के लिए घिसड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। और वो लड़का भी अपने औजार को बचाने के लिए घिसड़ता हुआ पीछे की तरफ जाते हुए गुस्सा के कहता है, तुमने अपने पिछले मास्टर के साथ में ऐसा क्या किया था? लेकिन तभी वो इस बात को सुन के स्वॉर्ड एकदम सीरियस हो जाती है और उसके चारों तरफ से बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। इस चीज को फील करते हुए अपना हीरो कहता है, क्या इसका मतलब है कि तुमने अपने लिए नया मास्टर ढूंढ लिया है? और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ लबादे वाले लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हे लौंडिया, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तो तुम भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? उस लड़की को वहाँ पे थोड़ी चोटें लगी होती हैं और वहाँ पे वो घबराते हुए कहती है, मैं जिक्सिया एकेडमी की डिसाइपल हूँ, अगर तुम लोग मुझे मार डालोगे तो क्या तुम जिक्सिया एकेडमी की बेइज्जती करने से नहीं डरते? वो लबादा
लबादे वाला आदमी उस लड़की की तरफ अपना एक स्पिरिचुअल हैंड आगे बढ़ाते हुए कृपी हंसी देते हुए कहता है जब तक पैसा है ऐसा कोई नहीं जिसे मारा ना जा सके। और वो लड़की उसके हाथ को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर बुरी तरह से वहाँ पे डर रही थी। लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो वहाँ पे झाड़ियों के पीछे से निकलते हुए कहता है, हे जाहिल गवार लॉन्डो, क्या आजकल जिंदगी में गुजारा करना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है? यहाँ तक कि एक प्रोफाउंड स्टेज का कल्टीवेटर भी अब लूटने की कोशिश कर रहा है। अचानक से अपने हीरो को आते हुए देख के वो लड़की और जो अटैक करा था वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये है कौन। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग को वीडियो देखने में मजा आ रही होगी, तो इसीलिए प्लीज मेरा सपोर्ट करें। मुझे मालूम है कि तुम में से बहुतों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया होगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपने हीरो की बात सुन के वो लबादे वाला इंसान पीछे की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम तो बस एक मॉडल कचड़े हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर भाग जाओ। अपना हीरो उसकी बात सुन के कान में उंगली डालते हुए इग्नोर करते हुए कहता है, वैसे मैं तुम्हारी इन बेफालतू की चीजों में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन एक खूबसूरत जवान अबरा नारी को बचाना मेरा कर्तव्य है। वो लबादे वाला इंसान अब बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, अबे लौंडे, आखिर तू है कौन जो इस तरह की मेरे से गलचोदी कर रहा है? और दोस्तों अभी तक अपने हीरो का नाम बिल्कुल भी बताया नहीं गया है, तो मैं इसको हीरो ही बोलूंगा। उसकी बात सुनने के बाद अपना हीरो कुछ मिशंस वाले टोकन्स को बाहर निकाल के देखते हुए कहता है, डकैती और हत्या को पेट्रोल कैंप के टाइम कंट्रोल किया जाना चाहिए। हाँ ये सही है, लेकिन पेट्रोल कैंप केवल इमोर्टल लोगों से निपटता है। हाँ ये रहा जिनी वेई। ऐसा लगता है कि जिनी वेई केवल रईसों को डरा सकता है। अरे ये क्या, ये वारंट तो अवैध जुओं से निपटने के लिए है। ये शराब के नशे में घुड़सवारी, अच्छी औरत को अपना कम्बल गर्म करने के लिए मजबूर करना, खेतों में जानवरों को मारना, छोटी मोटी चोरी, हाँ बस इन्हीं सब चीजों को मैं संभालता हूँ। अपने हीरो की ऐसी बात सुन के वो लबादे वाला इंसान वहाँ पर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो कमीने हरामखोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक इमोर्टल का मजाक उड़ाने की? लेकिन तभी अचानक से जिस हाथ से वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था दोस्तों, अपना हीरो स्वॉर्ड निकालते हुए उसके हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और इस चीज को फील करने के बाद वो जो इमोर्टल था उसकी बुरी तरह फट गई थी और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, तुम तलवार चलाने वाले इंसान हो? अपना हीरो भी वहाँ पे हंसते हुए कहता है अगर मैं तलवार चलाने वाला इंसान हूँ तो क्या तुम्हें मेरे काम से आखिर मतलब क्या है? ये तो मेरे दूसरे कामों में से सिर्फ एक है। अपने हीरो की बात सुन के वो कल्टीवेटर गुस्साते हुए कहता है, भले ही तुम कानून के हिसाब से देखो स्वॉर्ड चलाने वाले इंसान हो, तो भी तुम कल्टीवेटर्स के साथ में खोपचे में ले जाके पूछताछ नहीं कर सकते और ना ही तुम्हें उन्हें फांसी देने की परमिशन है। अपना हीरो उसकी बात सुन के कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। कल्टीवेटरों को भी इस तरह से लोगों को परेशान करने की परमिशन नहीं है जो स्वॉर्ड चलाने वाले लोगों को खतरे में डालती है। जो कोई भी इस कानून को तोड़ता है उसे तुरंत मौत की सजा दे दी जाएगी। और इस बात को कहते हुए दोस्तों इतना सनकी अपना हीरो है, तुरंत उसकी गर्दन वहाँ पे उड़ा देता है। और जब उस कल्टीवेटर के साथी देखते हैं कि एकदम से उसने क्या कर डाला, तो वहाँ पे हैरान हो गए थे, घबरा गए थे बुरी तरह से, क्योंकि उसके साथी की गर्दन में से बुरी तरह से खून निकल रहा था, उनके पसीने आ रहे थे। और उस कल्टीवेटर को मारने के बाद अपना हीरो बड़ी रंगबाजी में कहता है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, मैंने नहीं, इसने सबसे पहले लड़ाई शुरू करी थी मेरे से। उस कल्टीवेटर के साथी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, तुमने उसे मार डाला। अपना हीरो वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ तो क्या हुआ, इसके बाद अब तुम्हारी बारी है। अपने हीरो को आगे बढ़ते हुए देखकर वो लोग बुरी तरह घबराते हुए पीछे हट के कहते हैं, वो तो वही था जिसने तुमसे लड़ाई करी, तुम पे हमला किया, हमने तो इन सब चीजों में कुछ भी नहीं किया था। लेकिन तब तक दोस्तों अपना बैड एश हीरो वहाँ पे जिगजैग सुई 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 करते हुए उन सब की गर्दन और उनके ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। कुल मिला के दोस्तों सारे के सारे लोगों को वहाँ पे उसने मार डाला था जान से, और उनको मारते हुए कहता है, ये बस इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने उसकी मदद करी। दूसरे साइड में जब वो लड़की ये सब चीजें होते हुए देखती है तो वहाँ पे उसकी आंखें एकदम फटी रह जाती हैं। वो बुरी तरह से सहम गई थी इतना कत्लेआम अपने आंखों के सामने होते हुए देख के, और फिर वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्या ये वही स्वॉर्ड चलाने वाला इंसान है जो इमोर्टल्स, कल्टीवेटर्स, डीमंस को बुरी तरह मार डालता है? और दूसरे साइड में जो अपना हीरो होता है उन लोगों की दौलत शौहरत को बटोर रहा था, मतलब कि उनके पास माल पानी कितना है, वहाँ पे उठाते हुए कहता है, ओहो, क्या आज के कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा गरीब हो चुके हैं? वो लोग बस इतनी थोड़ी सी ही चांदी को लेकर क्यों निकलते हैं? और वहाँ पे उन कल्टीवेटर्स को लूटपाट करने के बाद उस लड़की की तरफ देखते हुए मन में कहता है, ये लड़की प्रोफाउंड स्टेज की कल्टीवेटर के हाथों मारी गई होती अभी तक। और फिर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहता है
वो बात ये है कि तुमने मुझे इन सारे कल्टीवेटर्स को मारते हुए देख लिया है। उसकी इस बात को सुन के वो लड़की समझ नहीं पाती आखिर कहने का मतलब क्या है। और फिर वहाँ पर अपना हीरो कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मुझे 500 चांदी देनी होगी और साथ ही अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखना होगा। वो लड़की इसकी बात सुन के हैरान होते हुए कहती है, अरे आपने मेरी जान बचाई है, मैं इन सब चीजों के बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी और आपको मुझे मुंह बंद रखने के लिए कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इस बकलोल लौंडिया ने सदमे में उल्टा ही सुन लिया था अपने हीरो की बात को। अपना हीरो उसको समझाते हुए कहता है आखिर तुम किस बारे में सोच रही हो? तुम ही वो इंसान हो जो मुझे 500 चांदी की भुगतान करने वाला है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगी। वो लड़की वहाँ पे अपने हीरो की इस बात को सुनने के बाद पसीने पसीने हो जाती है और हैरान होते हुए कहती है, क्या ये क्या बोल रहे हो? और कुछ देर बाद जंगल के अंदर से खूब तेज चिल्लाने की आवाज आती है, हे मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर हमको पता चलता है अपने हीरो को समझ में आ गया था कि इस लड़की के पास में कुछ भी धन दौलत नहीं है। तभी वहाँ पर उसने उसको पकड़ लिया था और वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ, जब मैं जिक्सिया अकेडमी वापस लौटूंगी तो मैं तुम्हारी 500 चांदी तुम्हें दे दूंगी। अपना हीरो उस लड़की की बात सुन के कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम रास्ते में ही लुट जाती हो तो क्या होगा? इस तरह तो मेरी 500 चांदी वहाँ पे खो जाएगी, इसीलिए इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं तुम्हारे साथ में 500 चांदी को इकट्ठा करने के लिए जिक्सिया एकेडमी जाऊं। उस लड़की को वहाँ पे अपने हीरो ने घोड़े के ऊपर बांध के रखा था, जिससे छूटने की कोशिश करते हुए वो कहती है, अगर ऐसी बात है फिर तो तुम्हें मुझे इस तरह से बांधना नहीं चाहिए। अपना हीरो उसकी बात सुन के हंसते हुए कहता है वो बात ये है, बस मैं रास्ते पर तुम्हारी सुरक्षा करने की चिंता नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की वहाँ पे झल्लाते हुए कहती है, अरे कमीने हरामखोर, मुझे जाने दे यहाँ से। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके डाउकिंग इंपीरियल पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर अपना हीरो पुराने टाइम के होलोग्राम के एक इक्विपमेंट के थ्रू वहाँ पे एक खूबसूरत लल्लन टॉप पटाखा माल से बात करते हुए कहता है, मुझे ये पहले ही कहना होगा, क्या तुम प्लीज अगली बार नहाते समय मुझसे बातचीत नहीं कर सकती? अपने हीरो की बात सुनते हुए वो लेडी वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहती है, क्या तुम अब बहुत बड़े हो गए हो और तुम अब मेरे आसपास बहुत अजीब महसूस करते हो? जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो एक साथ में ही नहाया करते थे। और दोस्तों अपना हीरो भी एक नंबर का ठरकीबाज होता है, वहाँ पे नौटंकी करते हुए अपनी एक आंख से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, प्रिंसेस क्या तुम मुझे सचमुच एक आदमी की तरह नहीं देख सकती हो? प्रिंसेस वहाँ पे नहाते हुए कहती है, मुझे आपके चेहरे की वो झलक बहुत पसंद है जब तुम केवल वही देख पाते हो जो तुम खा नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और ज्यादा तंग नहीं करूंगी। क्या हमारा सारा प्लान बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है? अपना हीरो अभी भी ब्लश करते हुए प्रिंसेस की तरफ और ब्लश करते हुए कहता है, हाँ हमारा सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। 10 दिनों के अंदर मैं जियांग बी को जिक्सिया एकेडमी में पहुंचा दूंगा। और इसी के साथ उन लोगों की बातचीत वहाँ पे खत्म हो जाती है। और फिर वहाँ पे प्रिंसेस अपने सारे ड्रेसअप करने के बाद एक गेट से आगे की तरफ निकल के जा रही थी। और जब प्रिंसेस बाहर की तरफ निकल के आती है तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे सोल्जर्स उनके आगे घुटनों के बल बैठे थे। और वहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस उनसे कहती है, ये सारी बात फैला दो कि हमारे सारे मोहरे अपनी जगह पर आने वाले हैं। दूसरे जगहों पर सभी सीक्रेट एजेंट्स को हमारे प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। प्रिंसेस की बात सुनने के बाद सारे सोल्जर वहाँ पे जोर से चिल्ला के कहते हैं, हाँ प्रिंसेस ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर उनको आदेश देने के बाद प्रिंसेस वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है, बस इस शांति के आखिरी पल का आनंद लो। डार्किंग इमॉर्टल डेस्टिनी के बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग को वीडियो देखने में मजा आ रही होगी, इसीलिए प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से बहुतों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है। सो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक इंसान एक होलोग्राफिक के सामने एक मास्क पहने इंसान के आगे ग्रीट करके बैठा हुआ था। और वहाँ पे मास्क वाला इंसान उससे कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम जियांग भाई को मार नहीं सकते? क्या जिक्सिया एकेडमी का सेकंड एल्डर इतना ज्यादा बेकार है? उस मास्क मैन की बात सुन के वो आदमी कहता है, मैं सच में नहीं जानता था कि जियांग भाई को छुप के प्रोटेक्ट करने वाला एक कल्टीवेटर है। जो उसे मारने गए थे वो प्रोफाउंड स्टेज के कल्टीवेटर थे और वो सारे के सारे मारे गए। उस आदमी की बात सुन के वो मास्क वाला आदमी गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, अगर प्रोफाउंड स्टेज का कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर सकता तो उससे हाई लेवल के कल्टीवेटर को वहाँ पर भेजो। क्या मुझे तुम्हें अब सब कुछ सिखाने की जरूरत पड़ेगी? उस मास्क मैन की बात सुन के वो जो आदमी था थोड़ा घबराते हुए कहता है, लेकिन वे सभी तो एल्डर्स हैं और एक एल्डर के रूप में मेरे पास उन्हें ऑर्डर देने का कोई भी हक नहीं है। वो मास्क मैन वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए उसकी तरफ देख के कहता है, अगर तुम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हो तो डीमंस को ऐसा करने के लिए ऑर्डर दो। ऐसा मत सोचो
सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि तुम इतने सालों से सीक्रेट रूप से उन डीमंस को सपोर्ट कर रहे हो। मास्क मैन की बात सुनने के बाद वो आदमी बुरी तरह घबरा जाता है, उसके पसीने निकल रहे थे और वो घबराते हुए कहता है, लेकिन ये तो। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था तभी अचानक से मास्क मैन फिर उससे कहता है, तुम्हें अपनी औकात दिखानी है ताकि मास्टर तुम्हारे गंदे कामों को बर्दाश्त कर सके, वरना तुम्हें डीमंस का सपोर्ट करने के लिए जान से मार दिया जाएगा। मास्क मैन की बात सुनने के बाद वो एल्डर वहाँ पे उसको ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके डार्किंग सिटी पे आ जाता है, जहाँ पर अपना हीरो रात बिताने के लिए एक होटल को देखता है और वहाँ का सर्वेंट अपने हीरो का बैग उठाते हुए आगे बढ़ के कहता है, सर अपना ये सामान आप कहाँ पर रखेंगे। अपना हीरो वहाँ पे अपने मसल्स को रिलैक्स करते हुए कहता है, अरे इसे जाओ बिस्तर पर रख दो। वो सर्वेंट वहाँ पे उसके बैग को बिस्तर पर रखते हुए कहता है, सर आपका सामान बहुत ज्यादा भारी है, आखिर आप कौन सा ट्रेजर लेकर चल रहे हैं। अपना हीरो उस सर्वेंट को एक गोल्ड कॉइन देते हुए हंसते हुए कहता है, मैंने एक बहुत फेमस फूल को चुराया है और उस बैग के अंदर एक खूबसूरत लड़की है जिसको मैं अभी अभी किडनैप करके लाया हूँ। वो सर्वेंट वहाँ पे अपने हीरो की बात सुन के हंसते हुए कहता है, सर सच में आप बहुत ज्यादा मजाकिया हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। और फिर वहाँ पे गेट बंद करके जाते हुए कहता है, अगर मेरे लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो अब मैं यहाँ से निकलूंगा। और इस बात को कहकर वो सर्वेंट आगे की तरफ जा रहा था और अपना हीरो पीछे से उसको देख रहा था, जहाँ पर वो सर्वेंट आगे बढ़ के दो लोगों के पास जाकर धीमी आवाज से उन लोग को सारी बातें बता देता है कि अंदर क्या हुआ। जिस चीज को अपना हीरो गेट की किनारे से सब कुछ देख रहा था। और उस सर्वेंट के जाने के बाद अपना हीरो वहाँ पे कहता है, चलो ठीक है अब बाहर आ जाओ तुम। और तभी दोस्तों हमको उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसको वहाँ पे जंगल में बचाया था। वो वहाँ पे गुस्से में बाहर निकलते हुए कहती है, तुम सच में कितने बकवास इंसान हो, हम दोनों के लिए यहाँ पे रुकने के लिए सिर्फ एक कमरा। मैं तुमको पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर नहीं रहूंगी। अपना हीरो उस लड़की की बात सुन के उसी स्वॉर्ड के बॉक्स को दोस्तों जो जंगल में चमक रहा था, जो स्वॉर्ड निकली थी अपने हीरो की चुनिया काटने के लिए, उसी बॉक्स को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। वो लड़की उसकी बात सुन के हैरान होते हुए कहती है, तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर अकेले रह रही हूँ। अपना हीरो उस लड़की के पास उसी तलवार के बॉक्स को रखते हुए बड़ा हंस के कहता है, तुम्हें मजबूत होने के लिए यहाँ पर इसके साथ में रहोगी। वो लड़की वहाँ पर उसकी कोई बात को समझ नहीं पाती और हैरान होते हुए कहती है, क्या इस बॉक्स के साथ में। अपना हीरो उसकी बात सुन के उसको छेड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ कि इस बॉक्स के अंदर एक इविल डर की सोल स्पिरिट है जो कि खास तौर पे तुम्हारे जैसी जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाती है, इसीलिए उस पर नजर बना के रखना, उसे भागने मत देना। वो लड़की वहाँ पे अपने हीरो की बात सुन के बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। उसकी बात सुन के अपना हीरो कहता है, क्योंकि मैं आखिरकार इतने बढ़िया सिटी में आ गया हूँ तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ शराब पीने के लिए। और इस बात को कहते हुए वो तुरंत गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है और उस लड़की की वहाँ पे बुरी तरह फटी हुई थी और घबराते हुए कहती है, अरे नहीं रुक जाओ, मत जाओ तुम। और फिर वहाँ पर उसी बॉक्स की तरफ देखते हुए कहती है, इसके अंदर एक इविल डर की आत्मा है जो लड़कियों को शिकार बनाती है। और दूसरे साइड में जो अपना हीरो था वहाँ पे खूब रंगबाजी में आगे की तरफ निकल के जा रहा था, लेकिन उसको कुछ लोग छत से छुप कर देख रहे थे। और तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है, वो देखो वो जो तलवार पकड़े हुए हैं वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड चलाने वाला नहीं है, हमारे प्रोफाउंड स्टेज के कल्टीवेटर को हो सकता है कि इसी तलवार चलाने वाले ने मारा हो। और इस बात को कहने के बाद वो वहाँ से उछल के जंप लगाती है और वहाँ से जाते हुए अपने साथियों से कहती है, आधी रात के बाद तुम लोग उस औरत को संभाल लेना और मैं इस तरफ इस आदमी का ख्याल रखूंगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर आधी रात हो गई थी, जहाँ पर अपने लीडर के कहने के हिसाब से वो दोनों कल्टीवेटर उस लड़की के पास आ जाते हैं उसको संभालने के लिए। और वो लड़की वहाँ पे उस स्वॉर्ड के ऊपर निगाह रखे रखे वहाँ पे सो जाती है और वो दोनों कल्टीवेटर धीरे धीरे चल के उस लड़की के पास आ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वो जो अपना हीरो बॉक्स रख के गया था उसके अंदर से प्रेशर बाहर निकलने लगता है और अगले ही पल वो बॉक्स अचानक से टूट जाता है और उसके अंदर से एक तलवार निकलती है और उस तलवार में से बहुत ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी उन लोगों के ऊपर पड़ती है और वो लोग इस चीज को देखने के बाद जंप लगाकर पीछे की तरफ हट जाते हैं। वहाँ पर होते हुए शोर
शोर को सुनने के बाद वो लड़की धीरे से उठते हुए कहती है, अरे यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है। और जैसे उसकी आँख खुलती है और बॉक्स की तरफ जाती है तो वो बॉक्स वहाँ पे खुल चुका था, जिस चीज को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबराते हुए मन में कहती है, ये क्या हुआ, ये बॉक्स तो खुल गया और वो डर की इविल स्पिरिट आजाद हो गई। लेकिन जब वो सामने की तरफ देखती है तो सामने की तरफ दो आदमी होते हैं जिनकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और वो उनको देखने के बाद समझ नहीं पाती कि आखिर मेरे कमरे में ये कर क्या रहे हैं। और फिर वहाँ पर वो उन लोग को अपने पास खड़े हुए देखकर घबराते हुए मन में कहती है, ये तो वही इविल स्पिरिट है जो उसने कहा था। और उसको वहाँ पर अपने हीरो की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था, तुम्हें इस पर नजर रखनी होगी, इसे भागने मत देना। और इस बात को सोचते हुए उस लड़की के वहाँ पसीने आ रहे थे और वो घबराते हुए कहती है, क्या तुम दोनों लोग वही डर की इविल स्पिरिट हो जो इस बॉक्स के अंदर से निकली है। उस लड़की की बात सुनने के बाद उन दोनों कल्टीवेटर्स को वहाँ समझ में नहीं आता आखिर ये क्या बड़बड़ा रही है। और तभी वहाँ पर एक कल्टीवेटर गुस्साते हुए कहता है, तुम होगी वो जो ठरकी है, हम तो डीमंस हैं। भले ही तुम्हारे पास प्रोटेक्शन करने के लिए एक ट्रेजर हो, लेकिन फिर भी वो प्रोफाउंड स्टेज के डीमंस का सामना नहीं कर सकती। और इस बात को कहते हुए वो अपने ऊपर की स्किन को खींच के बाहर निकालने लगते हैं। और दूसरे साइड में वही जंगल वाली स्वॉर्ड वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज कर रही थी। और जैसे वहाँ पर उन दोनों कल्टीवेटर्स ने अपनी खाल को खींचा था तभी अचानक से उसके अंदर से दो वेयरवुल्फ डीमंस बाहर निकल आते हैं, जो वहाँ पर निकलते ही बुरी तरह से रोर करते हुए कहते हैं, ये हमें तुम्हें मारने से रोक नहीं पाएगी। और इस बात को कहने के बाद तुरंत वो उस लड़की के ऊपर बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं उसको मारने के लिए। और वो लड़की जब उन लोग अपनी तरफ आते हुए देखती है तो बुरी तरह डर जाती है, स्टन हो जाती है, घबरा जाती है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो उस सिटी में निकलने के बाद में खूब रंगबाजी में वहाँ पर गाना गाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। और तभी वहाँ पर वो कुछ सेंस करता है और पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, हे, मैं तुम्हें हमला करने का मौका देने के लिए भीड़ से बचता हुआ आ रहा हूँ और तुमने अभी तक मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। अपने हीरो की बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे जमीन पे नीचे उतरते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम बहुत ज्यादा दिलचस्प इंसान लगे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम पर हमला कर दूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। और इस बात को कहते हुए दोस्तों बड़ा रोमांटिक पोज बना रही थी ये छमिया। अपना हीरो उस लड़की की बात सुनकर उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा टारगेट मैं नहीं हूँ और इसके अलावा मैं तुम्हारी जैसी बेहद खूबसूरत लड़की से लड़ना नहीं चाहता। और इस बात को कहते हुए वो तुरंत उसके पास आ जाता है, उसको दीवार पे सटा देता है, उसके साथ में फ्लर्ट करने लगा था। वो लड़की जब देखती है अपने हीरो को इतनी जल्दी जल्दी स्टेप बढ़ाते हुए तो वो भी थोड़ा सा उसको पीछे हटाते हुए कहती है, ओहो, क्या तुम सचमुच मेरे लिए उस लड़की की जान को जोखिम में डालने को तैयार हो। अपना हीरो उसके साथ में और फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्या ऐसा होने का चांस है कि जिस लड़की को तुम मारने की कोशिश कर रही हो वो आगे चलकर एक स्वॉर्ड वेल्डर बनने वाली हो, मतलब कि दोस्तों तलवार चलाने वाली इंसान। अपने हीरो की इस बात को सुन के वो लड़की वहाँ पे हैरान हो गई थी, शॉक्ड हो जाती है। और तभी जैसे अपने हीरो ने इस बारे में बताया था तभी अचानक से जहाँ पर होटल में उसका रूम था वहाँ पर एक बहुत तेज लाइट चमकती है। और इस चीज को फील करते हुए अपना हीरो कहता है, हालांकि तुमने जिन लोगों को वहाँ पर भेजा है उनकी फिजिकल पावर सच में बहुत एवरेज है, भले ही उस लड़की की भी QI एवरेज है और उसकी स्किल इम्प्रेसिव नहीं है। अपने हीरो की बात सुनकर उस लड़की के वहाँ पर पसीने आ रहे थे, वो बुरी तरह घबरा गई थी। और फिर वहाँ पे वो उस लाइट के ऑरा को फील करते हुए कहती है, ये ऑरा तो सचमुच बहुत पावरफुल है। और फिर वहाँ पर अपने मन में सोचती है, क्या वो सचमुच एक स्वॉर्ड वेल्डर बनने वाली इंसान है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ टाइम पहले का दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों वुल्फ उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसको देखने के बाद में वो लड़की बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, तुम दोनों तो सचमुच एक डीमन हो। और जैसे ही वहाँ पर ये चीज होता है और जैसे ही वो दोनों वुल्फ आगे बढ़ते हैं वो जो उसके सामने स्वॉर्ड थी वहाँ पर ग्लो करने लगती है, चमकना स्टार्ट हो जाती है और तुरंत अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस लड़की की मदद करने के लिए सामने आ गई थी। जिस चीज को देखते हुए वो लड़की हैरान होके कहती है, ये तो मेरी मदद कर रही है, मुझे बचा रही है। और उसने जैसे इस बारे में बोला था वो स्वॉर्ड वहाँ पर अपना ऑरा और ज्यादा बढ़ाते हुए उन दोनों वेयरवुल्फ्स के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और वो दोनों वेयरवुल्फ भी उस तलवार की पावर को देखते हुए वहाँ पर हैरान हो गए थे। और जैसे जैसे उस तलवार का ऑरा वहाँ पर रिलीज होने लगता है तो वो वेयरवुल्फ भी वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल होने लगते हैं और वो दोनों उस तलवार के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आखिरी में मरते हुए
हुए वो चिल्ला के कहते हैं, आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है। और उनके ऐसा कहने के साथ में ही उस तलवार के प्रेशर के कारण वो दोनों वेयरवुल्फ वहाँ पर डिसअपियर होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। उन दोनों वेयरवुल्फ को मारने के बाद वो स्वॉर्ड सीधे उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस स्वॉर्ड को देखने के बाद वो लड़की वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको अपने हीरो को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उस लड़की के कमर में अपने हाथ को डालते हुए उसके साथ में ठरकपन अपनी आगे बढ़ाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि जो तुमने वहाँ पर डीमन भेजे थे वो वहाँ पर कामयाब नहीं हुए। अपने हीरो का ऐसा करने के कारण वो लड़की वहाँ पर थोड़ी घबरा रही थी, उसके पसीने आ रहे थे और तभी अचानक से वो उसको धक्का दे के पीछे की तरफ हटते हुए चिल्ला के कहती है, क्या तुम जानबूझकर मुझे फुसला कर यहाँ पर लेके आए। और इस बात को कहने के बाद वो वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर अपने हाथ से अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी अपना ठरकी लौंडा कहाँ मानने वाला वो वहाँ पर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके साथ में फिर से ठरकपन करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं था कि मैं कैसे निपटूंगा तुम्हारी जैसी एक पावरफुल डीमन के साथ जब वो दोनों बेवकूफ तुम्हारे साथ में होते। अपने हीरो की बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी वहाँ पे गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, सचमुच आदमी कभी भी भरोसेमंद नहीं होते हैं। दूसरे एल्डर ने सच में स्वॉर्ड चलाने वाले इंसान की हत्या करने के लिए मुझे धोखा दिया। जब वो इस चीज के बारे में सोचकर वहाँ पे गुस्सा आ रही थी, तभी अपना हीरो 2 कदम और आगे बढ़ जाता अपनी ठरकपन में और उसको कस के अपनी बाहों में सटा लेता है, जिसको देखते हुए वो लड़की कहती है, तो क्या तुम भी एक स्वॉर्ड चलाने वाले इंसान हो। अपना हीरो उसे कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। अपने हीरो की बात सुन के वो लड़की कुछ पल के लिए उसके सीने के ऊपर सर रख के कहती है, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुमने भी मुझे धोखा दे दिया और मैं आपकी दुश्मन बनना नहीं चाहती और तुम मुझे जाने दो, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अपना हीरो उस लड़की की बात सुन के बड़े एटीट्यूड में कहता है, अरे मेरी जाने मन, मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। अभी तो हमारे प्यार की शुरुआत हुई है। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुमको और उन दोनों बेवकूफ लड़कों को जान से मारने का ऑर्डर किसने दिया था। अपने हीरो की बात सुनकर वो जो लड़की थी वहाँ जो तलवार उसकी बेल्ट में बंधी हुई थी उसको पकड़ते हुए कहती है, अगर मुझे ये सब बताना है तो फिर मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। और इस बात को कहते हुए वो एक लड़की डीमन में बदल जाती है और इसी के साथ वहाँ पर अपने हीरो की दोनों तलवारों को चुरा लेती है और वहाँ पे जंप लगाकर भागते हुए कहती है, अब इस डीमन को मैं कहती कहूँ या कहता कहूँ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। कल्टीवेट की ताकत के बिना एक स्वॉर्ड चलाने वाला इंसान एक बेकार इंसान से ज्यादा कुछ नहीं होता जब उसकी तलवार को छीन लिया जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत लोगों को मारा है, लेकिन मैंने पहले कभी भी किसी तलवार चलाने वाले इंसान को नहीं मारा। आज के दिन मैं तुम्हें एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है अपने हीरो के सामने। अपना हीरो उसकी ऐसी बात सुन के वहाँ पे हंसते हुए कहता है, वैसे तुम पहले बहुत अच्छी लग रही थी, तुमने लोगों को डराने के लिए ये भूतिया चेहरा क्यों बना रखा है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद वो जो डीमन थी वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, यहाँ तक कि तुम मौत के सामने होते हुए भी तुम अभी भी मेरे सामने इस तरह से प्यार से बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। और उसके ऐसे कहने के साथ में ही उसका भयानक नाखून भरा हाथ अपने हीरो के चेहरे पे लगने वाला था और तभी वहाँ पे अपना हीरो हंसते हुए कहता है, किसने कहा कि स्वॉर्ड चलाने वाला इंसान कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। और उसका हाथ जैसे अपने हीरो के ऊपर लगने वाला था तभी अचानक से उसके पास से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड उस डीमन के पास आने लगता है उसको पकड़ने के लिए। और इस चीज को होते हुए देखकर वो डीमन एकदम डर जाती है, हैरान हो जाती, घबरा जाती है। और अगले ही पल दोस्तों हमको पता चलता है जो हमारा हीरो है वो कल्टीवेशन कर सकता है और उसके पास उसका खुद का एक फैंटम था जिसने कि वहाँ पर उस डीमन को पकड़ लिया था। और अपना हीरो उसको वहाँ पे पकड़ते हुए हंस के कहता है, मैं तो बस एक बदनाम इंसान हूँ। जब वो डीमन वहाँ पे अपने हीरो को देखती है कि ये कल्टीवेशन कर सकता है और साथ ही ये बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है, क्योंकि दोस्तों फैंटम होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम जानना चाहते हो और तुम चाहो तो मेरी ले लो। अपना हीरो उसकी बात सुन के हंसते हुए कहता है, छी अब कौन लेगा, तू तो बिल्कुल बेहुदा लग रहा है और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। और जैसे ही वहाँ पर उसने इस बारे में बोला होता उसका फैंटम जो डीमन को पकड़े था वहाँ पे वो उसको इतनी कस के दबाता है कि उस डीमन की बॉडी उसकी मुट्ठी के दोनों साइडों से बिल्कुल अलग होकर कट जाती है, फट जाती है और वो डीमन वहाँ पर बहुत तेज चिल्लाता है।
और उसके ऐसा करने के साथ में ही वो डीमन वहाँ पे डिसअपियर होने लगी थी। जब अपना हीरो ऐसा होते हुए देखता है तो गुस्से के कारण अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहता है, उफ, आखिर इस शिकीगामी ने कभी मेरी बात को क्यों नहीं सुना। और फिर वहाँ से पलटकर अपने फैंटम के ऊपर गुस्साते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि जैसे तुमको बोला जाए तुम उसको वहाँ पे कुचल दो, और तुम ऐसा हर बार करते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे साथ में ये जानबूझकर कर रहे हो। जब वो अपने शिकीगामी के साथ में झगड़ रहा था तभी उसको कुछ बगल में सेंस होता है और उस साइड पे देखते हुए कहता है, कौन है वहाँ पे। और जब वो उस साइड पे देखता है तो वो एक गली थी और वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। और वहाँ पे वो उस चीज को देखते हुए कहता है, शायद ये मेरी सोच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मुझे वहाँ पर देख रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके एक आदमी के ऊपर चला जाता है जो कि अपने हीरो को एक होलोग्राफिक इमेज में देखते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार होता जा रहा है कि एक स्वॉर्ड चलाने वाला इंसान शिकीगामी को भी बुला सकता है। ये दुनिया सचमुच और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये मांगा बहुत पसंद आई होगी। लेकिन इसके एपिसोड बस 5 ही लॉन्च हुए थे, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया एक्सप्लेन करने से। एक 5 एपिसोड का एक बंच पार्ट बना दिया। इसके आगे जैसे ही एपिसोड आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत अपलोड कर दूंगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरी रिक्वेस्ट को समझिए, जरूरत है आपकी एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज देखने में कैसी लगी और मुझे आगे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।